वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका IFMS इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की लेक्चर सीरीज में। आज जो हम यूनिट 5 से टॉपिक ले रहे हैं वो है हायर परचेज। हायर परचेज को आपने पहले फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हम हायर परचेज को एक सर्विस मानते हैं। आपको याद हो तो हमने हायर परचेज और लीजिंग में थोड़ा डिफरेंस समझा था वहाँ पे कि जो ऐसे कंज्यूमेबल आइटम जिनको हम डे टू डे यूज़ लेते हैं उनको यदि हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे परचेज़ करते हैं तो वो क्या माना जाता है, हायर परचेज़ माना जाता है। इसके अलावा जो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए कोई चीज़ हम यूज़ ले रहे हैं और यदि वो कैपिटल नेचर की है, मैन्युफैक्चरिंग हैवी इन्वेस्टमेंट नेचर की है, तो वो लीजिंग के अंदर आता है। यहाँ पे हम समझेंगे कि हायर परचेज़ के अंदर किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। A contract of hire is governed by the provision of Chapter 9 of the Indian Contract Act. It usually covers the common day finance agreement like purchase of consumer durables like motor vehicle है, computer है, household appliance like television है, रेफ्रिजरेटर है। आपने देखा होगा हम डे टू डे कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनको हम EMI पर भी परचेज़ करते हैं। EMI का कॉन्सेप्ट भी आपका इस समय पॉपुलर है, तो वो हायर परचेज़ की तरह ही है। इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर परचेज ऑफ मशीनरी इज ऑल्सो फाइनेंस बाय दिस मेथड ऑफ हायर परचेज़। कि कभी कभी हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ चीज़ें मशीनरी वगैरह परचेज़ करनी होती हैं तो वो भी हायर परचेज़ के अंदर इंक्लूड करती हैं कुछ इंडस्ट्रीज़। द बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइन द ट्रांजेक्शन इज दैट इंस्टॉलमेंट डिटरमाइन इज टेकन एज ए हायर रेंट till the time the agreement envisages such payment on determination of said period, जिसको हम हायर परचेज पीरियड बोलते हैं, हैज़ द ऑप्शन ऑफ पेइंग ए नॉमिनल अमाउंट बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स। कि आपको जो हायर चार्ज आप रेंटल पे करते हैं उस रेंटल को आप पे करते रहें, इंस्टॉलमेंट को पे करते रहे और स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको उस असेट्स की क्या मिल जाएगी, ओनरशिप मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं, जो यहाँ पे जो वर्ड आया था एग्रीमेंट आया था, हायर परचेज एग्रीमेंट है क्या। तो हायर परचेज एग्रीमेंट, इन ए हायर परचेज एग्रीमेंट द ओनर हायर गुड्स टू द हायरर विद द ऑप्शन टू परचेज द गुड्स व्हेन ही हैज़ मेड द पेमेंट ऑफ सर्टेन सम। ये ऑप्शन है, यदि वो सर्टेन जो अमाउंट है उसका पेमेंट करेगा तो उसको ओनरशिप मिलेगी। सेकंड है, बाय दिस सिस्टम द परचेजर हु इज़ अनेबल टू पे द फुल प्राइस ऑफ द असेट्स एट ए वन लम सम get facilities to acquire an assets, and after making the payment of an initial amount called premium, the purchaser pays the balance consideration money in installment। कि जो आपने पेमेंट करना है वो आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द हायर। और यदि सक्सेसफुली वो जो सम का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो जाता है तो उस असेट की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। द हायरर हैज़ ए ऑप्शन टू परचेज द गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हायर। इन ए हायर परचेज एग्रीमेंट द हायरर हैज़ द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट फॉर हायर एट हिज प्लीजर एंड इज़ नॉट बाउंड टू पे द वैल्यू ऑफ द गुड्स। यदि हायर परचेजर चाहता है कि वो एग्रीमेंट को पूरा नहीं करना है तो वो एग्रीमेंट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ए हायर परचेज एग्रीमेंट इज़ ए फॉर्म ऑफ बेलमेंट। द हायर इज़ ए गिवन द राइट टू परचेज द गुड्स ऑन ए सर्टेन कंडीशन। जैसे कि आपने बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा होगा, वैसे ही क्या है आपका हायर परचेज है। हाउएवर इज़ ए नो ऑप्शन नॉट ए ऑब्लिगेशन टू परचेज। ठीक है ना, कि ये ऑब्लिगेशंस नहीं है। The hire may elect to purchase the goods, and when he does so after the fulfill all the condition prescribed in agreement, the title of the goods will passes to him। कि यदि वो सारी कंडीशन फुलफ़िल करता है तो उसे गुड्स क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। फॉर्म ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट की हम बात करें तो 2 फॉर्म में। इन द फर्स्ट फॉर्म द गुड्स आर परचेज बाय द फाइनेंसर फ्रॉम द डीलर। The financier obtain a hire purchase agreement from the customer, under which the customer becomes the owner of the goods on the payment of all installment of stipulated hire and exercising his option to purchase the goods on payment of a nominal price. The owner get his money from financier who recover the cost from the customer। कि यहाँ पे हम देखें तो जो गुड्स जो गुड्स हमने परचेज़ किए, किसने परचेज़ किए, फाइनेंसर ने डीलर से परचेज़ किए, किसके लिए, कस्टमर्स के लिए। द फाइनेंसर ऑब्टेन ए हायर परचेज एग्रीमेंट फ्रॉम कस्टमर अंडर विच द कस्टमर बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स ऑन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट of the stipulated hire and exercise his option to purchase the goods on the payment of nominal price। कि यदि वो पेमेंट कर देता है तो उसको ओनरशिप मिल जाती है। द ओनर गेट हिज मनी फ्रॉम द फाइनेंसर हु रिकवर द कॉस्ट फ्रॉम द कस्टमर। और वो कस्टमर से वो चीज़ क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। इन अदर फॉर्म द कस्टमर परचेज द गुड्स एंड ही एग्जीक्यूट ए हायर परचेज एग्रीमेंट विद फाइनेंसर अंडर विच
he remain in possession of goods and subject to the payment of amount paid by the financier on his behalf of the owner. The financier get a right to seize the goods in the event of non-fulfillment of condition of hire purchase agreement by the customer. अदर फॉर्म में क्या होगा कि यदि वो कंडीशंस पहले जो पूरी की जा रही थी वो कंडीशन पूरी नहीं होती हैं तो वहाँ पे हायर परचेज का एग्रीमेंट फाइनेंसर क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है ना। तो फाइनेंसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एग्रीमेंट को पूरा करने की। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ एग्रीमेंट की। The nature of transaction is determined from the terms of the agreement, and the court, unless prohibited by statute, and go behind the document to determine the true nature of the transaction. If the purchaser desiring to purchase the goods, who is not having sufficient money for purchasing the same, borrow the amount from third party and pay it over to the vendor, the transaction between the customer and the third party will be loan transaction. The true nature of the transaction will not change if the lender himself is owner of the goods and he accepts the promise by the purchaser to pay the balance money due against delivery of goods. यदि वो पर्सन डिलीवरी उसको गुड्स की तभी हो जाएगी जब वो सारी इंस्टॉलमेंट को क्या कर देता है, पे कर देता है। तो इस एग्रीमेंट के अंदर ये कंडीशन रहती है कि वो पेमेंट करना है उसको, किसको, जो हायर परचेजर है उसको। टर्मिनेशन ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट की बात करें तो यदि एग्रीमेंट की टर्मिनेशन की बात करें तो जिस तरीके से आपने एग्रीमेंट किया था उसी तरीके से आप एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर सकते हो। तो पहला, इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, द हायर परचेज एग्रीमेंट स्टिपुलेटेड द सर्कमस्टेंसेस इन विच एग्रीमेंट कैन बी टर्मिनेटेड। टर्मिनेट का मतलब है कि आपको क्या करना है, एग्रीमेंट को ख़त्म करना है। द एग्रीमेंट इज़ जनरली टर्मिनेटेड बाय रिटर्न ऑफ द गुड्स बाय द हायर, नोटिस ऑफ टर्मिनेशन बाय द ओनर ऑन अकाउंट ऑफ हायर ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड नोटिस ऑफ टर्मिनेशन बाय द हायर। कि यहाँ पे क्या होगा, जो एग्रीमेंट्स होगा वो एग्रीमेंट टर्मिनेट तभी माना जाएगा यदि वो जो गुड्स है एग्रीमेंट के अंदर वो क्या हो जाती है, हायर परचेजर से हायर सेलर के पास क्या वापस आ जाती है वो, तो कंडीशन के कारण क्या माना जाता है, एग्रीमेंट कैंसिल माना जाता है। फिर आता है बाय परफॉर्मेंस। द हायर परचेज एग्रीमेंट इज टर्मिनेटेड बाय परफॉर्मेंस ऑन एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन टू परचेज द गुड्स बाय द हायर। कि यदि हायर क्या करता है, ऑप्शन टू परचेज़ का मतलब उस गुड्स को परचेज़ कर लेता है और अपनी परफॉर्मेंस को पूरा कर देता है, तो एग्रीमेंट में दोनों की परफॉर्मेंस पूरी होने के कारण एग्रीमेंट क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। फिर आता है बाय रिन्यूअल। द पार्टी टू एन एग्रीमेंट में एंटर इनटू ए फ्रेश एग्रीमेंट टर्मिनेटिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट विच हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन टर्मिनेटेड। कि यदि आपका कोई पुराना कोई एग्रीमेंट था जो टर्मिनेट नहीं हुआ है तो आप उसको रिन्यू करके भी क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। ठीक है ना। आपने देखा होगा कोई कस्टमर इस तरीके के होते हैं जो पहले वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब वो पेमेंट करना चाहते हैं तो उसको रिन्यू करके टर्मिनेट भी किया जा सकता है। फिर है बाय एक्सेप्टेंस ऑफ रेपुडिएशन बाय द अदर पार्टी। कि अदर पार्टी यदि रेपुडिएट कर देती है, रेपुडिएशन का मीन्स क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एन एग्रीमेंट इज टर्मिनेटेड व्हेन ए पार्टी टू एन एग्रीमेंट renounce his future obligation under the agreement or commit a breach of agreement which indicate that he does not want to remain bound by its provision. The other party accept the renunciation और ब्रीच एज डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कि यदि किसी पर्सन ने, दूसरे पर्सन ने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, रेपुडिएट करने के लिए बोला है और वो एक्सेप्टेंस दे देता है अदर पार्टी की, तो वहाँ पे क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टी के कारण क्या माना जाएगा, आपका टर्मिनेट माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है बाय रिलीज। व्हेन वन पार्टी टू एन एग्रीमेंट रिलीज द अदर पार्टी फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन बाय हिम अंडर द एग्रीमेंट्स कम टू द एंड। कि यदि कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो पार्टी उस परफॉर्मेंस जो ऑब्लिगेशंस था उसका एग्रीमेंट के अंदर उसको पूरा कर देती है तो एग्रीमेंट बाय रिलीज़ क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही आपका बाय फ्रस्ट्रेशन व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट बिकम इम्पॉसिबल बाय रीज़न ऑफ सम एक्ट इवेंट अकरिंग सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीमेंट्स कम टू एंड and party will be discharged from further obligation under the agreement. When the goods are destroyed during the currency hire purchase agreement without negligence on the part of hire, the agreement to be end. यदि वो जो गुड्स आप परचेज की थी आपने, वो किसी कारण से क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ख़राब हो गई, तो आप उस कारण को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हो, बाय फ्रस्ट्रेशन क्या कर सकते हो, उसको कैंसिल, टर्मिनेट कर सकते हो।
फिर है आपका बाय एफ्ल्यूजन ऑफ टाइम। एफ्ल्यूजन टाइप का मतलब ये है कि जो स्टेटेड पीरियड था, जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड था, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ हो तो उससे भी क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। व्हेन द हायरर इज़ ए गिवन टाइम टू एक्सरसाइज option to purchase the goods within a stated period and he does not exercise the option within the said period, that एग्रीमेंट कम्स टू एंड। तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, पूरा माना जाता है। अब हम देखें, जब रेमेडीज़ की हम बात करें तो रेमेडीज़ का मतलब है क्या क्या चीज़ें हैं। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट द ओनर इज़ एंटाइटल्ड टू रिकवर द गुड्स बाय द फिजिकल रिपोजिशन, कि वो गुड्स को वापस ले सकता है, जो ओनरशिप है फिजिकल पोजीशन ले सकता है, गुड्स को वापस अपने कब्जे में ले सकता है। टू अबेंडन एनी क्लेम टू द गुड्स एंड स्यू फॉर द डैमेज, कि यदि उसको कि कोई क्लेम पेंडिंग है तो वो उसको ले सकता है, और यदि उसको कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए क्या कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। तो ये क्या है, रेमेडीज़ इन केस ऑफ ब्रीच। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस क्या है आपका, द रजिस्ट्रेशन ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इज़ नॉट नेसेसरी एज नो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ कन्वे देयर बाय टू हायर, कि यहाँ पर जो हायर परचेज एग्रीमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने हायर परचेज को समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।